ब्रोकर जो है ना इज़ अ गेम ऑफ ट्रस्ट। आपने उसको ट्रस्ट करके अपने पैसे दे दिए और वो जो है एक सुबह आपको पता लगा कि यार वो मेरे पैसे लेके चला गया है। ब्रोकर जो है वो 1 अरब की कस्टडी लेकर चला गया है, उस ब्रोकर ने दोबारा काम शुरू कर दिया, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको काम करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। बट समहाउ पाकिस्तान है, वो काम कर रहा है, तो उसको आप कैसे रेट करेंगे? आई थिंक AAA करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। 4 दफ़ा ये करेंगे। जब पाकिस्तान में कोई भी बैंक डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकता था, लेकिन जो डिपॉजिटर है उसको नहीं पता होता था कि जिस बैंक में वो डिपॉजिट रख रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो डिपॉजिट जिसमें वो दे रहा है वो उसको वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपकी एबिलिटी, जो आपका फाइनेंशियल प्रॉमिस है ना, उसको पूरा करने की कैसी है। तो जो KSB बैंक था उसकी जो रेटिंग थी वो A कैटेगरी में थी, और जो उस वक्त बॉटम परसेंटाइल था बैंक्स का, तो KSB बैंक जो है उन बैंक्स के अंदर रेटेड था। जिसका मतलब ये है कि अगर डिपॉजिटर उस दिन भी देखता तो उसको पता है कि मैं उस बैंक के पास जा रहा हूँ जो अपने बैंक्स में बहरहाल सबसे नीचे वाले में है। जो आज सिल्क बैंक की और समिट बैंक की क्या रैंकिंग है? ये आपने अब देखें, पब्लिक इंफॉर्मेशन, इट्स नो कमेंट ऑन एनी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन, बट इस वक्त दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल A कैटेगरी के बॉटम के ऊपर जो है ना, दोनों इंस्टीट्यूशंस रेटेड हैं। कोई स्टॉक A था, उसमें उसने कुछ किया, उस पर 1 दफ़ा अकाउंट आपने लगा दिया, बट दिस इज़ नॉट कस्टडी, मार्केट मैनिपुलेशन। दूसरा स्टॉक N था, उस पर नॉन कंप्लाइंस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने कहा यार ये अपने ठीक काम नहीं किया, आपको मार्क करते हैं। फिर एक स्टॉक L, एक और स्क्रिप्ट L था, तो 3 दफ़ा आ गई एक ब्रोकर के खिलाफ रिपोर्ट। अब वी टॉक अबाउट द 3 स्क्रिप्ट्स A and L, 3 रिपोर्ट्स हैं एक ही ब्रोकर के खिलाफ। अब कहाँ जाएंगे आप? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो सो शहजाद सलीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सो शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वी नो कि आज आपने ब्रोकर्स को भी प्रेजेंटेशन दी, इट वाज वाइडली अटेंडेड एंड पार्टिसिपेटेड इवेंट। पहले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि ये है क्या, आप लोगों का बिज़नेस क्या है? शुक्रिया। जो सबसे पहले हमारा जो नाम है वो है द पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको लोग अमूमन पैक्रा के नाम से जानते हैं। पैक्रा जो है ये अर्ली 90s में पाकिस्तान के अंदर कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए एक लहर उठी, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीलैटरल्स भी और उस वक्त की जो सरकार थी उन सब का ख्याल था कि मुल्क के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जो कैपिटल मार्केट के जो हैं रिफॉर्म्स लाए जाएँ और जो हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अगर आपको बहुत से लोगों को याद होगा, उसी प्रोसेस में हमने सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी इंडिपेंडेंस के लिए काम किया, सिक्योरिटीज़ एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पर काम किया गया। और सिमिलरली बहुत सारे जो कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं, जिनके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी शामिल हैं, ब्रोकरेज भी शामिल हैं, उनसे रिलेटेड रेगुलेशंस जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया। इसी प्रोसेस में आइडेंटिफाई किया गया कि कैपिटल मार्केट के अंदर। शहजाद, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो बैंक्स के लिए आपने काम किया वो क्या था, उसकी नेचर क्या थी, और उसका फिर समर कैसे देखा बैंकिंग इंडस्ट्री ने? जी, मैं बस उससे पहले थोड़ा सा इसको ऐसे बता दूं कि जब ये मैं 94-95 की बात कर रहा हूं कि जब इस प्रोसेस में वहाँ पे जो हैं पैक्रा जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। अच्छा, पैक्रा ने अपनी जो लाइफ है, इस 25 साल की लाइफ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और सेगमेंट्स में काम किया। मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो बैंक्स के रेफरेंस से देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान में कोई भी बैंक डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकता था, लेकिन जो डिपॉजिटर है उसको नहीं पता होता था कि जिस बैंक में वो डिपॉजिट रख रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो डिपॉजिट जिसमें वो दे रहा है वो उसको वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो अच्छे बैंक को दे रहा है या कम अच्छे बैंक को दे रहा है, उसको जो डिपॉजिट के ऊपर उसको प्रॉफिट मिलना है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब अच्छे बैंक और कम अच्छे बैंक से क्या मुराद है आपकी? अच्छे बैंक और कम अच्छा बैंक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जो रेटिंग करते हैं वो एक स्केल पे करते हैं, जिसमें हम जो AAA
से वो स्केल स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद AA है, सिंगल A है, BBB है, और इस तरह वो C तक जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे अगर हम किसी भी क्लास को एवेल्यूएट कर रहे हो तो हम बताते हैं कि अच्छा इसमें टॉप परसेंटाइल ये है, नेक्स्ट परसेंटाइल में इस तरह लोग हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब रेटिंग एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपकी एबिलिटी, जो आपका फाइनेंशियल प्रॉमिस है ना, उसको पूरा करने की कैसी है। प्रॉमिस को पूरा करने की मतलब इन फुल एंड इन अ टाइमली मैनर। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी डिपॉजिटर ने बैंक में 100 रुपया रखवाया है तो क्या उसको 100 रुपया वापस मिल जाएगा, और जिस वक्त वो चाहेगा उस वक्त वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस बैक इन 2000 स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल बैंक की वजह से सारे के सारे बैंक जो है ना वो रेटिंग रिजीम में आ गए हैं। और इस वक्त सेंट्रल बैंक को फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास AAA रेटेड बैंक भी हैं, AA भी हैं, सिंगल A भी हैं। अब सेंट्रल बैंक को पता है कि कौन से बैंक्स हैं जहाँ पे क्रेडिट के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि लो रेटेड हैं, तो वहाँ पे वो फोकस और तरह से किया जा सकता है, विजिलेंस बढ़ाई जा सकती है, या उनको सपोर्ट करने के लिए बेहतर फ्रेमवर्क लाया जा सकता है। और इसी तरह डिपॉजिटर को पता होता है कि अगर कोई बैंक उसको कम प्रॉफिट रेट ऑफर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ऑफ कोर्स जो बैंक एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखता है वो कहेगा कि मैं आपको कम प्रॉफिट दूंगा, और उसके मुकाबले में एक ऐसा बैंक जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में चैलेंजेस हैं क्योंकि उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है कि वो ज़्यादा रेट ऑफर कर रहा हो। तो अब डिपॉजिटर जो है अगर उसको ये नहीं पता होगा उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है तो वो देखें वो फ़ौरन ज़्यादा रेट वाले की तरफ चला जाएगा। मगर क्रेडिट रेटिंग से उसको क्या फ़ायदा हुआ कि मैं ज़्यादा रेट वाले की तरफ जा तो रहा हूँ मगर यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है जो उसकी रेटिंग के अंदर नज़र आ रहा है। तो आपको अपना डिसीजन करने के लिए सिर्फ रेट ही नहीं पता था, आपको ये भी पता लग गया कि रिस्क क्या है। आपको याद होगा हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि रिस्क और रिटर्न जो है ना दोनों का पता होना ज़रूरी है। तो रेटिंग जो है ना बेसिकली वो जो रिस्क है ना किसी भी चीज़ में उसके मुतालिक जो है ना बताती है। तो ये जो रेटिंग है ये बैंक वॉलंटियर बेस पे करते हैं या उसको स्टेट बैंक पाबंद करता है कि आपने जी अपनी रेटिंग करानी? जी देखें, शुरू में जब भी कोई भी रेगुलेशंस वगैरह आती हैं तो शुरू में तो वॉलंटरली होती हैं, इंकरेज किया जाता है। मगर अगर आज की आप रेगुलेशन बात करें तो पाकिस्तान में आज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो पिछले 20 सालों में इवॉल्व हुआ वो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट नहीं मोबिलाइज कर सकता जब तक वो रेटेड ना होए। ओके, आज सबके लिए व्हिच प्रिसाइसली मींस बैंक प्राइमरीली? जी बैंक्स हैं या कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करना चाहता है। अच्छा, ये देखिए ये चाइनीज़ वॉल की अक्सर बात होती है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जिनके म्यूचुअल फंड भी हैं या दे आर कनेक्टेड, ब्रोकरेज हाउस के बैंक भी हैं और दे आर कनेक्टेड लाइक KSB बैंक। KSB बैंक का जब ये कज़िया हुआ तो वॉज इट इसकी क्या रेटिंग थी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं एक्चुअली ख़ुद भी शायद ये एग्जांपल देता। अगर आप देखें तो जो KSB बैंक था उसकी जो रेटिंग थी वो A कैटेगरी में थी, ठीक है। वर्सेस देखें हमारा स्केल A भी है, उसके बाद A+ है, फिर AA माइनस और AAA तक जाता है। और जो उस वक्त बॉटम परसेंटाइल था बैंक्स का तो KSB बैंक जो है उन बैंक्स के अंदर रेटेड था, जिसका मतलब ये है कि अगर डिपॉजिटर उस दिन भी देखता तो उसको पता है कि मैं उस बैंक के पास जा रहा हूँ जो अपने बैंक्स में बहरहाल सबसे नीचे वाले में है, तो वो रिलेटिव बेसिस पे वहाँ पे पता था। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग, अगर मैं पूछूं आज सिल्क बैंक की और समिट बैंक की क्या रैंकिंग है? ये आपने अब देखें, I just wanted because it's a public information, it's no comment on any of those institutions, but इस वक्त दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल A कैटेगरी के बॉटम के ऊपर जो है ना दोनों इंस्टीट्यूशंस रेटेड हैं। और अगर मैं पूरा बैंकिंग यूनिवर्स देखूं तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की जो रेटिंग है वो इससे ज़्यादा है। और कोई बैंक कभी A से नीचे भी जा सकता है या वो? नहीं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा जैसे KSB का आपने जिक्र किया, उसकी रेटिंग वहाँ पे नीचे गई है आफ्टर द डिफ़ॉल्ट। नहीं, डिफ़ॉल्ट से पहले भी। Okay. डिफॉल्ट से पहले भी जब हम जो है वो BBB रेटेड में defaulted, it was rated as in BBB कैटेगरी। और उसके बाद जो अगर आप एग्जैक्ट उस वक्त की बात कर रहे हैं तो इट वाजंट डिफॉल्ट जब मोरेटोरियम इम्पोज हुआ। हम मोरेटोरियम की टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि डिपॉजिटर वहाँ पे सफर नहीं किया थैंक्स टू सेंट्रल बैंक, तो वहाँ पे रेटिंग उसकी उससे भी कम थी। ज़बरदस्त। सो रेटिंग को इन जनरल अगर डिफाइन करना हो तो हाउ वुड यू एजुकेट अवर व्यूअर्स, व्हाट इज रेटिंग? जी, रेटिंग ना बड़ा ये बताऊं है क्या, जैसे
हमारी हेल्थ होती है ना, तो हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो हमें अपनी हेल्थ का चेक मिल जाता है। रेटिंग क्या करती है? रेटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, ये उसका चेक है। तो हमें पता लगता है कि जब आप रेटिंग देखते हैं तो एक स्केल के ऊपर, एक ऑर्डिनल स्केल है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। और फाइनेंशियल हेल्थ को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि उसने जितना पैसा देने का, जिस वक्त देने का वादा किया, क्या वो पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। ट्रिपल ए यहाँ पे सबसे बेस्ट है और फिर नीचे आता जाता है। जितनी रेटिंग कम होती है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि लाइकलीहुड है कि इसके वादे में झोल आ जाए। ट्रिपल ए के केस में हम कह रहे हैं कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऐसा हाईली अनलाइकली ना, एक्सेप्शनल है। डबल ए में हम कह रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग है, सिंगल ए में हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है, और ट्रिपल बी में हम कह रहे हैं एडिक्वेट है। और ट्रिपल बी से नीचे फिर हम जब जाते हैं तो ये बिलो एडिक्वेट होना शुरू हो जाता है। तो कि यहाँ पे लाइकलीहुड उस हिसाब से जो है ना फ़र्क होना शुरू हो जाता है, आपको टाइम पे पैसा वापस मिलेगा और पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यू जस्ट मेंशन्ड अस कि 1994 से जो आपका सफ़र का आगाज़ हुआ, बैंकिंग वाज द फर्स्ट सेक्टर एंड नाउ यू हैव पेनिट्रेटेड इनटू द मार्केट। अब आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा बताएंगे हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड लुक एट द ब्रोकरेज इंडस्ट्री? जी अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि हम पैक्रा जो है ना, मतलब पैक्रा वी आर अराउंड माशाल्लाह फॉर 25 ईयर्स। और अगर आप इस वक्त हमारी मार्केट डेप्थ या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करें तो पैक्रा इस वक्त जितनी कॉर्पोरेट्स को रेट कर रहा है, दे बिलोंग टू 50 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। तो 50 सेक्टर जो इकॉनमी के हैं उनके ऊपर पैक्रा का इस वक्त व्यू है। और ये 50 सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP जो है ना इन सेक्टर से एमनेट हो रहा है। और अगर मैं सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये सेक्टर जो है दे कंट्रीब्यूट 80% टुवर्ड्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये एक साइड है। दूसरी साइड पे हम बैंक्स की रेटिंग करते हैं, तो जहाँ पे जिन बैंक्स की पैक्रा रेट कर रहे हैं उनके पास कंट्री का तकरीबन मोर देन 2/3 डिपॉजिट है। इसी तरह हम म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग करते हैं, जहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिन म्यूचुअल फंड्स को हम देख रहे हैं उनकी क्लोज टू 3/4 जो कंट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो वहाँ पे उन म्यूचुअल फंड्स के पास है। अच्छा, मैं रोक कर आपसे पूछना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ये वॉलंटियर है आज तक, या वहाँ पर भी ये मैंडेटरी हो चुका है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बताऊँ, यहाँ पे ना आपको हमारे रेगुलेटर को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे रेगुलेटर, चाहे वो सेंट्रल बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या SCCP है, उनका एक बहुत बड़ा फोकस ये है कि जो भी किसी भी बिजनेस की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं ना, उनको उस बिजनेस, उस कारोबार के मुतालिक कुछ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और ऊपर से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन तो शायद ऑडिटर भी दे रहा है, मगर आपको ऑडिटर की रिपोर्ट्स उस तरह नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है, आप ऑडिटर्स की रिपोर्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। रेटिंग एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वो पब्लिक में आ जाती है, हमारी वेबसाइट पे pekra.com उस पर अवेलेबल होती है। मैंडेटरी है या नहीं है कमीशन की तरफ से? अब जो है, अब मैं जैसे बता रहा था, अब रेगुलेटर क्या करता है, वो हमेशा शुरू में इनकरेज करता है, फिर वो कहता है कि अच्छा ये वाले लोग करवा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे सेगमेंट पे ले आता है। तो आज के दिन में कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कारोबार नहीं शुरू कर सकती जब तक वो एसेट मैनेजर रेटिंग ना करवाए। सिमिलरली कोई भी इनकम बेस्ड म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं हो सकता जब तक उसकी स्टेबिलिटी रेटिंग ना हो। ठीक है, देखिए, एक ब्रोकरेज हाउस रिलेटेड म्यूचुअल फंड है AKDCL, वो 1 अरब से अपना कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं। इनकी रेटिंग बाय द वे इफ़ यू वांट टू शेयर? नहीं, AKD के आप ब्रोकरेज हाउस की बात कर रहे हैं? नहीं, उनका एक म्यूचुअल फंड है, AKD एसेट मैनेजमेंट। जी। AKD एसेट मैनेजमेंट जो है वो AM3 कैटेगरी में है, जो कि मिडल ऑफ द स्केल आती है। जहाँ पे AM1 सबसे बेस्ट है, AM5 वीक है, तो AM3 जो है वो मिडल ऑफ द स्केल आता है। तो AKD की जो रेटिंग है वो मिडल ऑफ द स्केल जो है ना, वहाँ पे फॉल करती है। दे आर सीकिंग एडिशनल कैपिटल। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे इन जनरल अबाउट द रेटिंग, अब आई थिंक कि लोगों को हमें ज़रूर बताना चाहिए कि हाउ डू यू लुक एट द ब्रोकरेज इंडस्ट्री, देन वी विल टॉक अबाउट द रेटिंग ऑफ द ब्रोकरेज इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा, आपने बड़ा अच्छा, बल्कि एक लॉजिकल मैनर में आप यहाँ तक लेकर आए हैं सारी गुफ्तगू को। मैं उसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ना, मैं ब्रोकरेज पे आने से पहले थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दूँगा कि ये हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं ना, कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और एक साइड पे रेगुलेटर है स्टेक होल्डर के तौर पे, एक साइड पे डिफरेंट तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और फिर हमारे पास इन्वेस्टर है। और यहाँ पे रेटिंग एजेंसी कहाँ पे आती है? रेटिंग एजेंसी जो है ना, इस सारे
प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करती है कि रेटिंग एजेंसी इन्वेस्टर को जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि सर्विस प्रोवाइडर जो भी इन्वेस्टर जो भी सर्विस प्रोवाइडर को पिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको पता होवे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसलिए जो है ना, अगर ब्रोकरेज हाउसेस किसी तरह से भी रेटिंग डोमेन में होंगे तो जो हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर एक हेजिटेशन हो सकती है, उसकी रिलेटिवली लेस पेनिट्रेशन हो सकती है, या ऑफ कोर्स ब्रोकरेज इंडस्ट्री के ऊपर डिफरेंट तरह के लोगों के कंसर्न्स हो सकते हैं। तो जब उनकी रेटिंग आएगी पब्लिक डोमेन में तो इन्वेस्टर को पता होएगा कि वो किसके पास जा रहा है और उसके पास जाते हुए किस किस्म के रिस्क रहेंगे। तो ये बुनियादी थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ब्रोकरेज की रेटिंग होनी चाहिए, ताकि इसका इवेंचुअल फ़ायदा क्या है? इसका इवेंचुअल फ़ायदा ये कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स बेनिफिट ए। दूसरा बेनिफिट क्या है कि क्योंकि ब्रोकरेज इंडस्ट्री को खुद देखा जा रहा होगा, उनके ऊपर कमेंट आ रहा होगा, तो ये एक किस्म से ना एक ऐसी सेल्फ रेगुलेशन बन जाती है कि लोग खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे। शहजाद, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने शहजाद साहब से बातचीत की कि पैक्रा एज एन इंस्टीट्यूशन कब वजूद में आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब ग्रेजुअल ग्रोथ के बाद पैक्रा जो है वो ब्रोकरेज इंडस्ट्री की जो रेटिंग करने जा रहा है, तो उसमें वो क्या चीज़ कैसे करेंगे, ये हम इस सेगमेंट में बातचीत करेंगे। पहले सेगमेंट में हमने जो चीज़ समझी वो ये थी कि जनरली जो रेटिंग है वो उसका आइडिया क्या है एंड हाउ डज़ इट वर्क। सो शहजाद ब्रदर, ये बताएंगे आपकी जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, वी जस्ट डिस्कस कि ये एक्चुअली है क्या, कैसे काम करती है, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रेटिंग, ब्रोकर की रेटिंग से क्या मुराद है और कैसे करेंगे आप? हाँ, शुक्रिया। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि हम ये जो प्रोडक्ट करने जो आ रही है, जिसके लिए SCCP भी प्रमोट कर रहा है और इवन बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी इसके चाहते हैं कि ये चीज़ आए, उसका नाम है ब्रोकर फिड्यूशियरी रेटिंग। सो उसके लिए एब्रीविएशन के तौर पे हम इसको BFR भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें हुआ क्या कि जो नई ब्रोकरेज हाउसेस की रजीम SCCP की तरफ से आ रही है, तो उसमें उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेस को 3 तरह से डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 3 तरह के ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो कि आसान अल्फाज में समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा ट्रेडिंग वाले हैं जो कि सिर्फ के अपना काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग है, जो अपना काम भी करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लियर भी करेंगे, और क्लाइंट्स जो उनके हैं उनकी एक ख़ास हद तक कस्टडी भी रख सकते हैं। और फिर जो तीसरी कैटेगरी SCCP की तरफ से बनी, वो बनी जो है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जो कि ये ऑल इनकम्पासिंग कैटेगरी है और वो सब कुछ कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में ब्रोकरेज हाउसेस को लाने के लिए SCCP ने 2 या 3 डायमेंशंस पे उनको डिस्टिंग्विश किया। एक उसके अंदर डायमेंशन है, वहाँ पे रेटिंग आ गई, जिसमें उन्होंने कहा ट्रेडिंग वाले जो हैं उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेटिंग करवा लें तो अच्छी बात है। ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग में SCCP उनको इनकरेज कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अगर आप रेटिंग नहीं करवाएंगे तो बिज़नेस तो आप कर सकते हैं, मगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा आप नहीं कर सकेंगे। अगर वो लिमिट जो कि 15 टाइम्स है, वो अगर आप रेटिंग करवा लेंगे तो आप 25 टाइम्स तक अपने नेटवर्थ के जो है ना आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। और जो तीसरी कैटेगरी है, जो इसको हम कह रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग है, उसके अंदर जो है आपके लिए रेटिंग करवाना ज़रूरी है, वरना आप इस कैटेगरी के अंदर जो है ना ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह SCCP ने कुछ और पैरामीटर्स बनाए हैं जो कि उनकी फॉर्मेशन से, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है, वो भी उन्होंने इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर जो है ना लेकर आए हैं। तो अब यहाँ पे बड़ा SCCP ने इंटरेस्टिंग किया, उसने एक साइड के ऊपर उनकी फॉर्मेशन और उनके डिज़ाइन की बेसिस पे उनके ऊपर कुछ लिमिट्स इम्पोज की किसी भी कैटेगरी में जाने के लिए। दूसरी साइड पे SCCP ने कहा कि आप रेटिंग करवाएं। अब हुआ ये कि जो पहले स्टेप में काम हुआ है दैट्स इंटरनल टू द हाउसेस, जो दूसरे स्टेप में काम हुआ जो कि रेटिंग एजेंसी के थ्रू होगा, वहाँ पे सबको ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होएगी। तो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो SCCP अचीव कर रहा है, आप अज्यूम करें कि जब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग होएगी तो आपको पता होएगा कि कहाँ पे कौन से ब्रोकरेज हाउसेस प्लेस्ड हैं। और जो हम इसमें स्केल यूज़ कर रहे हैं पैक्रा, वो स्केल स्टार्ट हो रहे हैं BFR 1 से लेके 5 तक, जिसका मतलब है 1 जो है सबसे अच्छा ब्रोकरेज हाउस है और 5 वो ब्रोकरेज हाउस है जो 5 में फॉल करते हैं, जो कि रिलेटिवली वीक होंगे। तो ये हमारा वहाँ पे पूरा स्केल है 1 2 3 4 5, 1 बीइंग द बेस्ट। ओके, मुझे ये बताएं कि 1 इज़ बेस्ट, 5 इज़ वर्स्ट और वीकेस्ट। सो अगर मैं किसी के पास 5 करोड़ रुपए का डिपॉजिट देता हूँ और शेयर्स ख़रीद के उसी के पास छोड़ देता हूँ
और उसकी रैंकिंग फॉर एग्जांपल 5 है, तो इसके मानी में क्या लूँ कि आई एम एट अ हाई रिस्क? जी, इसके मानी अब देखें, जब हम रेटिंग कर रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक, हम वो देख रहे हैं कि उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसे हैं। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस और कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं। और तीसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है, बिजनेस सस्टेन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। 5 का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक एरिया या एक से ज़्यादा एरियाज़ में वो इंस्टीट्यूशन वीक है। तो अगर आप देखें, अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं जो कि 5 में है, तो इसका मतलब हो सकता है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे चैलेंजेस हों, उसके इतने वॉल्यूम्स ना हों कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, वो लॉस बना रहा है। या ये हो सकता है कि उस बिज़नेस के कंप्लायंस इश्यूज़ हों, SECP की तरफ से उसकी पेनल्टीज़ हो चुकी हों, या माजी में उसका कंडक्ट ऐसा हो जिसकी वजह से वो रेगुलेटरी रजीम के साथ फुली कंप्लाइंट ना हो। और ये भी हो सकता है कि उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हों, उसने अपना गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ठीक ना किया हो। अब देखें, यहाँ पे जो एक चीज़ अहम है ना, वो ये समझना है कि रेटिंग जो है ना, वो किसी सूरत में भी कट ऑफ नहीं है कि अच्छा मैंने 5 को कारोबार नहीं देना, 1 को दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप बुनियादी तौर पे करते कि आप अपना बिजनेस स्प्रेड करते हैं ना। जब आप इन्वेस्टर हैं, आप जाते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होएगी कि हाई रेटेड के साथ ज़्यादा हो, मगर लो रेटेड आपको हो सकता है कुछ और सर्विसेज दे रहा हो सकता है क्विक एक्सेस दे रहा हो, तो या कॉस्ट में आपको बेनिफिट दे रहा हो, तो आप लो रेटेड में भी रखेंगे। तो इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आप पोर्टफोलियो के तौर पर बिल्ड करते हैं कि अच्छा मैं 4 ब्रोकरेज हाउसेस के साथ डील करूंगा, 2 तो मैंने जो है ना BFR 2 या अबव ले लिए, मगर 2 जो है ना मैं BFR 3 या कम भी लूंगा, उनको मैं रिलेटिवली कम बिजनेस दूंगा। तो रेटिंग इज नेवर अ कट ऑफ। रेटिंग इज बेसिकली आपको बताता है कि आपने स्प्रेड किस तरह करना है अपने रिस्क को। बट क्या इंटरनेशनली भी ब्रोकर्स की रेटिंग वगैरह का कल्चर कहीं है, या सिर्फ हमें को ये बुखार चढ़ा हुआ है? तो ये शायद अगर बुखार भी आप कहेंगे तो ये वो वाला है जिसके बाद हम और सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बताऊं, देखिए अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, बट इंटरनेशनली होता है। जी, मैं उसी पे मैंने कहा अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है हमारा ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट व्यू लाना। इंटरनेशनली जो है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये सर्विस ना इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जैसे आप ग्लोबल मार्केट में जाते हैं, जैसे USA है, तो वहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की क्रेडिट रेटिंग हो रही होती है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। रीजनल मार्केट्स में हम आते हैं तो वहाँ पे ब्रोकर फिड्यूशरी रेटिंग से मिलती जुलती प्रोडक्ट भी अवेलेबल है इंडिया में, और वहाँ पे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी हो रही है। अच्छा, अब हम कुछ और जैसे रिजीम्स में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो रेगुलेटर है उसने 15 फैक्टर्स लिख दिए हैं और उनके अगेंस्ट वो स्कोर दे के वो स्कोर पब्लिक कर रहा होता है, ताकि इन्वेस्टर को पता लग जाए कि इस ब्रोकर का स्कोर कहाँ पे है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर रिजीम के अंदर ये काम हो रहा है। प्रोडक्ट्स वेरिड हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात ये हुई है कि पैक्रा और SECP ने काफ़ी डेलिब्रेशन करके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट क्रेडिट रेटिंग, इज फिड्यूशरी रेटिंग। सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है, उसकी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की भी बात हो रही है, उसकी कस्टमर सर्विसेज की भी बात हो रही है। हम अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो ये जो रिजीम है रेटिंग की, या जो कॉन्सेप्ट और आइडिया है, वहाँ पे ये रेगुलेटर ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। जी, अच्छा, मैं इसमें बात करूँ, इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर जो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान से भी थोड़ा सा पहले आया था, तकरीबन हमसे वो 7-8 साल आगे हैं। तो इंडिया में तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक डीप पेनिट्रेटेड है, और वहाँ पे जो है जो इवन बोरिंग की डोमेन में भी बहुत ज़्यादा रेटिंग है। आपसे सिर्फ एक नंबर शेयर करूँ, पाकिस्तान में इस वक्त टोटल रेटिंग्स आर लेस दैन 1000। इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट, जिसके अंदर ये सारे बिजनेसेस हैं, उनकी रेटिंग तकरीबन 1 लाख तक पहुंच चुकी हुई है। बट हाउ अबाउट ब्रोकरेज? ब्रोकरेज में भी इसी तरह है, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं, वहाँ पे क्योंकि वो देखें वो हमसे मार्केट एडवांस हो चुकी है, तो वहाँ पे ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग करवा रहे हैं अब। सो वहाँ पे ब्रोकरेज की क्रेडिट रेटिंग होती है। और चाइना के अंदर जो है ना, थोड़ा सा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है वो हमसे डिफरेंट है, क्योंकि चाइना के अंदर रेगुलेटर जो है, क्योंकि वहाँ पे रेटिंग कल्चर बहुत बाद में है, पाकिस्तान से भी तकरीबन 10 साल बाद आया है, तो वहाँ पे भी रेगुलेटर खुद ये काम ज़्यादा करता है, वो इनके ऊपर कमेंट्स और इनको रैंक या इनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बट चाइना में आहिस्ता आहिस्ता जैसे बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग आना शुरू हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेटर वहाँ पर ये चीज़ जो है क्रेडिट रेटिंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। पाकिस्तान में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का क्या टाइम फ्रेम है, क्या प्लान है आपके पास? इसमें बड़ा, मैं बताऊं, SECP को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ना इसको ग्रेजुअली रोल आउट किया। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप जो हैं अगर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग में, तो आपके लिए रेटिंग करवाना मैंडेटरी है, तो वो रजीम तो आज इन प्लेस आ गई है। तो इस वक्त जो है आई थिंक विद इन दिस कैलेंडर ईयर जितने भी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग के अंदर ब्रोकर्स अपने आप को मार्क करेंगे, वो तभी ऑपरेट करेंगे जब उनकी रेटिंग हो चुकी होगी। दैट्स स्टेप A। स्टेप B में उन्होंने इनकरेज किया है विद सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स, जो कि ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग में है कि अगर आप अपनी बड़ी कैपेसिटी पे जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन करवा लें, अदरवाइज इनकरेज्ड है।
तो मेरा ये ख्याल है कि वो पहले स्टेप में वो लोग जो ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग में जो ज़्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट करना चाहते हैं वो रेटिंग की तरफ आ जाएंगे, और फिर उसके बाद SCCP इन रिजल्ट्स को देखते हुए, और मेरे ख्याल में जो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होएगा बिटवीन आर इन फेवर ऑफ रेटेड ब्रोकर, उसकी वजह से इन टाइम्स टू कम आई थिंक उस जगह पे भी SCCP इसको मैंडेटरी कर देगा। टाइम मुझे आप आखिर में ये बताएंगे कि जब आपने इसकी वर्किंग की तो हैव यू लुक्ड एट द हिस्ट्री पास्ट में किस तरह के डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसको आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया अपने इस रजीम में? हम ना जो रेटिंग वर्ल्ड में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको क्राइटेरिया कहा जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये बताता है कि आपने रेटिंग करनी कैसे है। तो वो हम पूरे का पूरा जो है ना जिस मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं कि हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसको डिज़ाइन करने में जो बहुत सारी इनपुट्स हैं जिसमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, बट हमारी जो लोकल एक क्रिटिकल इनपुट है वो ये है कि जिसमें हमने देखा कि ओवर द लास्ट 1 डेकेड जो है कौन कौन से इंस्टांसेस जो हैं हुए हैं पाकिस्तान में जो ब्रोकरेज के लिए चैलेंज हुए। देखें ना, क्योंकि अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो इस किस्म की चीज़ों की वजह से आ रहा है ना। तो सबसे बड़ा इंसिडेंट आपकी नज़र में कौन सा गुजरा? देखिए मैं उस तरह से नाम तो नहीं लेना ब्रोकर, हाँ जी, बट उसमें देखें इंसिडेंस जो सबसे बड़ा क्या है, ब्रोकर जो है ना इज़ अ गेम ऑफ ट्रस्ट। आपने उसको ट्रस्ट करके अपने पैसे दे दिए और वो जो है एक सुबह आपको पता लगा कि यार वो मेरे पैसे लेके चला गया है। अब यहाँ पे इसी वजह से आप देखेंगे कि जो कस्टडी रिलेटेड लिमिट्स अब SCCP की तरफ से आ गई हैं, कस्टोडियन के पूरे रूल्स आ गए हैं, और दूसरा जो मैंने आपने शुरू में सवाल किया और मैंने बताया कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जब रेटेड होएगा तो अब कस्टमर को, इन्वेस्टर को पता है कि यार मैं एक खास हद तक रिस्क जो है ना इस कैटेगरी में लूँगा। अच्छा देखिए, कोई ब्रोकर है उसने कस्टडी डिफ़ॉल्ट नहीं किया लेकिन उस पर SEC ने 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, and that was on the basis of some non-compliance, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टाइम पे नहीं की। तो इसमें और कस्टडी डिफ़ॉल्ट रिलेटेड जो नॉन कंप्लायंस है उसमें क्या फ़र्क? जी, उसमें देखें जो रेगुलेशंस है ना, रेगुलेशंस में देखें आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और टाइमली इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। अगर किसी वजह से आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते ना, एक फ़र्स्ट परसेप्शन ये आता है कि यार इसमें कुछ मसला तो नहीं था। ये एक तो रूटीन की इन्फॉर्मेशन है ना कि उसको पता होना चाहिए अपने कारोबार का। शहजाद, हम बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे दोबारा। नाज़रीन, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो शहजाद, हम जो बातचीत कर रहे थे हिस्टोरिक डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर, तो एक तो है कस्टडी का डिफ़ॉल्ट और एक है छोटी मोटी नॉन कंप्लाइंस। फॉर एग्जांपल, पास में किसी ब्रोकर को 5 लाख का जुर्माना SEC ने किसी और बात पे किया, तो बट दैट वाज नॉट टिपिकली द कस्टडी डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमने इस्लामाबाद में देखा। सो इस वाली नॉन कंप्लाइंस को या इस वाले मिस इवेंट को आप कैसे देखते हैं या कैसे रेट करते हैं? इन दोनों में कैसे, क्या इस फ़र्क की नौइयत क्या है, ज़रा आप ऑडियंस को समझा दें। जी, मैं पहले तो आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, क्यों, ताकि इसके जवाब में मेरे ख्याल में हमें काफ़ी क्लैरिटी होएगी कि एज अ रेटिंग एजेंसी जो है ना, ऑल नॉन कंप्लायंसेस आर नॉट इक्वल। हर किसी का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। अच्छा, कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस हैं जैसे आपने बताया कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट सही बनाने पे जुर्माना हुआ या SCCP ने उनको एडवाइस किया कि इसको ठीक करें, या कुछ डॉक्यूमेंट की टाइमली सबमिशन नहीं हुई। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल और होता है। ये जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अच्छा बनाने के लिए एडवाइस किया जाता है कि आप ना क्लास, ये उसी तरह ही कि क्लास में आप एक बच्चे को कई दफ़ा सिर्फ इसलिए डांटते हैं कि वो बेहतर हो जाए। तो वो फ़र्क हम भी समझना चाह रहे होते हैं कि कौन से ऐसे पेनल्टीज़ या ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हैं जो कि उसकी फंडामेंटल वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बिल्कुल और तरह से देखेंगे और हम भी उसके ख्याल में हमारी रेटिंग में भी उसका इम्पैक्ट हैवी होएगा। और कौन से ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हैं या जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो रेगुलेटर ने की है, सो वो उस पर्टिकुलर ब्रोकर की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट या उसको बेहतर करने में मदद करेंगे, उनको हम बिल्कुल और तरह से देखेंगे। और उन केसेस में हमारे लिए कई दफ़ा ये भी अहम हो जाता है कि अगर उसने नॉन कंप्लायंस क्योर कर लिया है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो हमारे लिए वो एक अप्रिशिएटिव एक्ट बन जाता है कि जब कोई चीज़ हाईलाइट की तो उस ब्रोकरेज हाउस ने उसको पॉजिटिवली देखते हुए ठीक कर लिया। देखिए, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोई ब्रोकर जो है वो 1 अरब की कस्टडी लेकर चला गया है, उस ब्रोकर ने दोबारा काम शुरू कर दिया, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको काम करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। बट समहाउ पाकिस्तान है, वो काम कर रहा है,
तो उसको आप कैसे रेट करेंगे? आई थिंक AAA करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी, 4 दफ़ा ये करेंगे। आपने बड़ा अच्छी तरह से, मैं इसमें बताऊं, आप ये देखेंगे जो रेटिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होएगा ना, जो हमारी रेटिंग पब्लिक डोमेन में होएगी ना, और उसकी हिस्ट्री भी पब्लिक डोमेन में होती है। तो अगर किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने हिस्टोरिकली कैसे बिहेव किया ना, वो आपके सामने होता है। अगर एक ब्रोकरेज हाउस 3 पे था, वो गिरते गिरते 5 पे आया और फिर वो वैनिश हो गया, अब जो भी उसके साथ डील कर रहा है ना, जैसे मर्जी वो वापस आ गया है, हमारी वजह से उसको वो हिस्ट्री नज़र आ रही होगी। मुझे समझ में नहीं, देखिए आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, again I'm sorry I have to ask this question again and again। एक तो है repetitive non-compliances, या एक है repetitive SEC की investigative reports जिसमें ब्रोकर को kind of guilty ठहराया जाता है। एक किसी स्टॉक को, स्टॉक A था, उसमें उसने कुछ किया, उस पर एक दफ़ा अकाउंट आपने लगा दिया, बट दिस इज़ नॉट कस्टडी, मार्केट मैनिपुलेशन। दूसरा स्टॉक N था, उस पर नॉन कंप्लाइंस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने कहा यार ये अपने ठीक काम नहीं किया, आपको मार्क करते हैं। फिर एक स्टॉक L, एक और स्क्रिप्ट L था, तो 3 दफ़ा आ गई एक ब्रोकर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट। तो ये वाली जो स्टिग्मा है या स्टेन है या छोटा सा धब्बा है, हाउ डू यू लुक एट इट फ्रॉम एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कस्टडी डिफ़ॉल्ट? अच्छा, इसमें एक तो देखें कस्टडी डिफ़ॉल्ट, अब वी टॉक अबाउट द 3 स्क्रिप्ट्स A and L, 3 रिपोर्ट्स हैं एक ही ब्रोकर के खिलाफ, अब कहाँ जाएंगे आप? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो कस्टडी डिफ़ॉल्ट आ गया ना, दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्ट दैट अ ब्रोकर कैन डू। ठीक है, तो उसका तो मतलब ये है कि इफेक्टिवली हमने भी देखा है, रेगुलेटरी रिजीम तो हमारी ऐसी है कि उसकी एबिलिटी टू डू द बिज़नेस जो है ना वो ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, और जो है, और उसका ऑफ कोर्स वापस आने का रास्ता सिर्फ उसी सूरत में होएगा कि अगर वो पुराने जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं उसको पूरे का पूरा क्योर करे। अच्छा, अब आपने जब दूसरी बात की, अब जब मैंने बताया कि अगर ऐसे किस्म के नॉन कंप्लाइंसेस हैं जो बेसिकली जिनको कंप्लाई करके आप बेहतरी की तरफ जाते हैं, फाउंड गिल्टी इन एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आफ्टर अ प्रोसेस यू डॉक्यूमेंटेड कि आपने ये काम मार्केट में मैनिपुलेशन की। देखें, मतलब एक सिंपल आंसर तो ये है कि ऑफ कोर्स ये रेटिंग के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, एंड इट वुड टेक द रेटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल इफ आई वाज रेटेड नेगेटिव for today, then how long this brunt will be carried on? For a 5 years time, 10 years time, how long? It depends on the quantum and the nature of that particular non-compliance or default or investigation. अच्छा, जो ऐसी हैं जो क्योरेबल हैं और जिसको बाद में जस्टिफाई या वेरीफाई किया जा सकता है कि ये क्योर हो गई हैं, तो उनका ड्रैग तो जो ही वो क्योर होएंगे तो कम हो जाएगा। और जो कुछ ऐसी हैं जिनके लिए आपको कोई इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल देखना है, फिर आपको पता लगेगा, तो उनकी क्योरिंग पीरियड जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वुड वर्क। मगर क्या ये रेटिंग में इनकॉर्पोरेट होंगी? द फर्स्ट आंसर इज़ येस। और आइडियली हमारी रेटिंग जो है ना, हम तो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका कंडक्ट के ऊपर शुरू में कमेंट कर सकें, तो उसकी रेटिंग शुरू में ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डू यू हैव अ नंबरिंग स्कीम और इज इट रिलेटिव? यू हैव, हाउ डू यू क्वांटिफाई कि यार ये 100 में से 90 नंबर बन रहे हैं, या ये अच्छा है बुरा है? जी, ये बिल्कुल नंबरिंग स्कीम है। जैसे मैंने आपको बताया, हम रेटिंग करते वक्त शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया ना, हमने डिफरेंट एरियाज़ देखते हैं, तो हर एरिया के अंदर सब फैक्टर्स हैं। जैसे मेरे प्राइमरी फैक्टर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी में एक बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, तो वो फैक्टर हैं, उसके सब फैक्टर्स हैं, और हर फैक्टर के अगेंस्ट हम जो है ना उसको स्कोर करते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर फैक्टर में हम 0 से 100% तक उसको स्कोर कर रहे होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जब हम ब्रोकरेज हाउस के लिए लेकर आएंगे, वो क्या लेकर आएंगे कि हम उसको एक फैक्टर पर बता रहे हैं कि भाई इस फैक्टर में तुम जो हो ना 80% पे स्टैंड कर रहे हो। अब उसको पता होएगा कि अगर वो आगे जाना चाहता है तो वो जा सकता है कि नहीं, और किसी को हम अगर बता रहे हैं कि आप 30% पे हो, तो उसको पता है कि वो तो बहुत पीछे है। तो हम 7 हमारे मास्टर फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर के ऊपर हम बताएंगे कि वो ब्रोकरेज हाउस कहाँ पे है, और यही असल वैल्यू है जो कि पैक्रा जो है ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए लाएगा। आउट ऑफ द टाइम, आखिर में हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे व्यूवर्स को और ब्रोकर्स को कोई मैसेज देना चाहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक, इस प्रोसेस से मुतालिक, तो यू हैव गॉट अ मिनट्स टाइम। जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो मैसेज देना चाहूँगा वो बड़ा सिंपल है कि
एज अ कैपिटल मार्केट प्लेयर हम सबके इंटरेस्ट में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट सर्विसेज में आएँ, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, दूसरा पाकिस्तान की जो बिगर इकॉनमी और बिगर पॉपुलेशन है उनको एक बिल्कुल डिफरेंट तरह के एवेन्यूज़ मिलेंगे ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अपनी सेविंग को सही तरह से मैनेज कर सकें। यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी के तौर पे हम जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स को जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट व्यू दे रहे हैं कि इनके साथ डील करने में किस किस्म के रिस्क हैं और वो रिस्क जो है उसका क्वांटम क्या हो सकता है। तो रेटिंग की तरफ आना जो है ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बिकॉज इवेंचुअली ये बिगर कैपिटल मार्केट को भी सपोर्ट करेगी और जो हम एक जगह पे रुक से गए हैं कि हमारी इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ रही, उस इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि अब इन्वेस्टर को पता है उसके ऊपर स्टॉक के ऊपर भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और उसके पास ब्रोकरेज हाउस जिसके थ्रू उसने काम करना है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो ऑल इन ऑल पैक्रा जो है वुड हेल्प इन एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। ग्रेट। शहजाद, आपके प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे जनाब शहजाद। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ द पैक्रा। पैक्रा का इंट्रोडक्शन हम दे चुके। दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वी आर विद देम। पाकिस्तान में देयर 2 रेटिंग एजेंसीज़, एक है JCR VIS जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेक्स भी हैं, बट दिस जॉब इज़ बीइंग डन बाय पैक्रा। हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। JCR VIS ने BMR के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रोकर मैनेजमेंट रेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में 2017 में कुछ काम किया था। 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने SEC को एक एडेंडम टू द रेगुलेशन में अमेंडमेंट फॉरवर्ड की थी जिसमें कहा गया था कि मार्केट मेकर के लिए ज़रूरी है कि उसकी A- की रेटिंग हो। अगर आप आजकल के बाज़ार में देखें कि ETFs ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे डेरिवेटिव्स नहीं चल रहे हैं, तो उसमें जो नॉन स्टार्टर है, जो बेसिक इशू है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मार्केट मेकर। वी होप कि अब ये वाली चीज़ चूँकि लग रहा है कि आगे बढ़ रही है और पैक्रा भी इस पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वी सिंसियरली होप कि जो मार्केट मेकर्स हैं उसके लिए भी जो है वो रेटिंग को लाजमी करार दिया जाएगा ताकि ये चीज़ मुमकिन हो सके कि पाकिस्तान में डेरिवेटिव सेगमेंट्स जो है वो टेक ऑफ कर सकें। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स शेल्फ में मौजूद हैं मगर काम नहीं करते। हर वो प्रोडक्ट जिसमें रिटेल इन्वेस्टर की रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे वो ETF हो या डेरिवेटिव हो, पाकिस्तान में संभव नहीं चलती। लोग कहते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द मार्केट मेकर, और खैर से हम स्ट्रक्चरली चीज़ों को ऐसे प्लान करते हैं कि बाज़ार में फिर से काम हो ना सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।